सो वी वर टॉकिंग कि आपका फोटोसिंथेसिस में इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो हम एक बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, एंड आई हैव ब्रीफ्ड यू कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एनीवन? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है? नॉन कार्बन बेस्ड। CO2 क्या है? कार्बन नहीं है। हाँ, इट इज जस्ट व्हेन यू हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप कहानी कहाँ से शुरू करते हैं? मीथेन, है ना? ऐसा कुछ आता है उसमें, क्या होता है? CH4, है ना? मिथाइलिन, मीथेन, ऐसे जो भी होगा, ठीक है। तो आपका जो भी चीजें हैं, जब कार्बन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद लाइक देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट और कार्बन इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब ये बॉन्ड में हो, लेकिन प्राइमरी बॉन्ड किसका है? कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन का, दैट फॉर्म्स योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, when you have like chain of carbons and those carbons are further bonded with hydrogen or then oxygen, nitrogen, इस तरह से इनके साथ और भी ये जो elements जुड़ जाते हैं, they are forming organic compound। CO2, there is no hydrogen present, so it is not an organic compound, it is inorganic। तो यहाँ पे आपका CO2 that is inorganic। Then if I talk about H2O, you can guess whether it is organic or inorganic? Inorganic, because it is not, it is having hydrogen and oxygen, but carbon is very much necessary। फिर आपका इनको जो इस प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज सनलाइट, और सनलाइट को ट्रैप करने वाला ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? It is found in chloroplast, and chloroplast is typically found in mesophyll tissue of the leaf, right? तो आपका ये सारी चीजें मिलके now what they are synthesizing, मतलब ये दो inorganic ingredients हैं, इस एनर्जी और इसके प्रेजेंस में ये एक तरह से कैटलिस्ट हुआ। आपका जो बनता है दैट इज C6H12O6। Now this compound is organic or inorganic? आपको फॉर्म करने वाले जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, they all are organic compound। Primarily they have carbon, then they have carbon hydrogen bond, and then they have hydrogen, oxygen, nitrogen, जो भी है सब। तो अब समझ में आया clearly कि when you say what is organic compound, then you understand what it should have। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज होती है। अक्सर जब बच्चों को बोलते हैं तो इसमें डब्बा गोल ही रहता है, नहीं पता क्यों। तो आपने पढ़ा कि नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड की बायोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जब रिजर्व फूड के रूप में स्टोर होता है, तो दैट रिजर्व फूड इज स्टार्च। और साथ ही साथ देयर आर सर्टेन अदर साइड वाइज प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, दैट इज ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर लिविंग बींग्स, और दूसरा है आपका वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। और ये जो वेपर के फॉर्म में ये उड़ता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और इसका एक पर्पस है, इट इज डेवलपिंग दैट ट्रांसपिरेशनल पुल, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रूट प्रेशर जनरेट होता है, जिससे क्या होता है, प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक भेजते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑन पर्पस हो रही है। तो अब यही मतलब जो आपको एक रिएक्शन मिल गया, या जो आपको एक कंक्लूजन आपको बता दिया गया था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे एक एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो सारे इंग्रेडिएंट्स को जस्टिफाई किया गया है कि हमने ऐसे ही आपको हवा में नहीं बता दिया, इट हैज सम रीजन। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो वेरीगेटेड लीफ का हुआ था, इसमें दो पक्ष एक तरह से डिस्कस हुए थे। एक ये कि लाइट बहुत जरूरी है, और दूसरा ग्रीन कलर या ग्रीन प्लांट्स में ही ये फिनोमिनन
होता है, ठीक है। तो variegated leaf is that leaf which is having some part white and some part green, and if you don't have, you can create one such कि आप एक लीफ है उसको लाइट को एक्सपोज, हाफ पार्ट लाइट को एक्सपोज करेंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस होती रहेगी और ग्रीन पार्ट पे लाइट पड़ रही है, और जिस हाफ पार्ट पे वहां पे ग्रीन कलर को आपने डार्क कर दिया है बट आपने उस पर लाइट नहीं पड़ने दी है, तो अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो 3 दिन में वो क्या हो जाएगा, एक तरह से फास्ट करेगा, मतलब 3 दिन में जितना उसके पास स्टार्च हो गया था वो यूटिलाइज कर जाएगा, और 3 दिन बाद देयर वोंट बी एनी स्टार्च प्रेजेंट। तो जब 3 दिन बाद आप टेस्ट करेंगे तो यू विल फाइंड वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले उसमें था। तो व्हेन यूल सी आपका कि आपने क्या किया कि यही हमने यहाँ पे वैरीगेटेड लीफ में आपका मनी प्लांट लीफ दिखाया, इन्होंने बताया येलो एरिया विच इज नॉट हैविंग दैट ग्रीन कलर प्रेजेंट, तो एक येलो एरिया हो गया, ग्रीन कलर ग्रीन एरिया हो गया, दैट इज मार्किंग कि आपका ग्रीन एरिया इज वन विच इज हैविंग क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल है तो इट विल ट्रैप सनलाइट, अगर क्लोरोफिल नहीं है, येलो एरिया है, तो इट इज नॉट एबल टू ट्रैप सनलाइट। फिर इन्होंने जब उसे एक्सपोज किया भाई सनलाइट को, तो उन्होंने उसका टेस्ट किया, तो इन्होंने पाया कि जहां पे येलो एरिया है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इट इज नॉट हैविंग दैट ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो वहां ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, और अगर स्टार्च नहीं पाया जाएगा तो जब आप उस पर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो ब्लूइश ब्लैक कलर वो नहीं देगा। लेकिन जो ग्रीन पार्ट है दे आर ट्रैपिंग सनलाइट, तो दे आर एग्जीक्यूटिंग फोटोसिंथेसिस, सो ग्लूकोज इज फॉर्म दैट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, एंड उस पर पोटेशियम आयोडाइड डाला तो उसने ब्लू ब्लैक कलर दिया। और आपको यहाँ पे बस यही जस्टिफाई होता है कि ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट में बस ये बताया कि ग्रीन प्लांट और सनलाइट का एसोसिएशन है। देन वी हैव गॉन टू सेकेंड वन। इन सेकेंड वन हमने चेक किया वन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट दैट इज CO2। वी टॉक्ड अबाउट कि हाउ CO2 इज इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, और उसकी इंपॉर्टेंस चेक करने के लिए यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यूज किया है दैट इज KOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसकी क्या ब्यूटी है, इन्होंने यही कहा कि देखें यू हैव टू टेक अ पॉटेड प्लांट, पॉटेड प्लांट मतलब इट इज इंटैक्ट लीफ, आपने प्लग नहीं किया है, तो अगर पॉटेड प्लांट है तो उसको वाटर मिल रहा है, मतलब सॉइल में होगा, सराउंडिंग से वो वाटर ले ही रहा होगा, साथ ही साथ सनलाइट को एक्सपोज है, एयर को एक्सपोज है, लीफ है, नॉर्मल लीफ है, हमने लीफ के बारे में कोई स्पेशल कंडीशन नहीं रखी है, तो ग्रीन लीफ होगी तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, तो सारे इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। बट इन्होंने कहा कि जो आप लीफ कंसिडर कर रहे हैं उस लीफ का हाफ पार्ट एक्सपोज रखें, हाफ पार्ट को आप एक ग्लास बॉटल से या जैसे भी है कवर कर लें, और वो जो बॉटल या जार है उसके अंदर या तो आपने कॉटन में जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस पर वो कर लिया, उस कॉटन में ढेर सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब किया है, या तो उस जार में वो रख दे या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी रखते हैं ना। तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एक तरह से वो पोटेशियम कार्बोनेट बना देता है, तो जिसकी वजह से उस बॉटल की सराउंडिंग में जो भी CO2 होगा that all is being utilized by potassium hydroxide. So within that bottle there is no CO2 available. If within that bottle there is no CO2 available, तो क्या क्या चीजें हैं वहां पे आपका, like water is present, okay, sunlight is present, sunlight is present, आपका CO2 is present, वो सारा हो गया। ग्रीन पार्ट का क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इन बेसिक इंग्रेडिएंट है, वाटर, सनलाइट, CO2 एंड क्लोरोफिल, चारों इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है उस लीफ में जो कि एयर को एक्सपोज है, एयर में CO2 होता है, तो वहां वाला पार्ट इज दिस।
अब जो लीफ अंदर है उस बॉटल के अंदर है, उस बॉटल के अंदर आपने कहा कि एक कॉटन पड़ा है, रुई का वो पड़ा है जो KOH में डिप था, या उस बॉटल में आप कह लें KOH सोल्यूशन पड़ा है। तो हमने बस ये कहा था कि इस बॉटल के अंदर जो एयर है उसमें CO2 क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे वाटर है, लीफ प्लांट से अटैच है तो वाटर भी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है तो लाइट भी पड़ रही है, ग्रीन कलर की है तो क्लोरोफिल भी है। लेकिन जब हमने लीफ के इस हिस्से को टेस्ट किया, तो जब हमने इस हिस्से को टेस्ट किया तो यहाँ पे क्या है, there is no starch form, that means no photosynthesis has occurred, while upper part is having starch present, तो वो blue black color दे रहा है, नीचे वाला blue black color नहीं दे रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि अगर CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो CO2 is one important ingredient. Now we are switching to another experiment, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसको दिया किसने था, जोसेफ प्रिस्ले ने। और यहाँ पे उन्होंने पहले सेटअप में क्या किया था कि उन्होंने सीधे बेल जार में एक बर्निंग कैंडल रखा और एक लाइव माउस रखा, और आफ्टर अ वाइल ही ऑब्जर्व कि वो कैंडल भी बुझ गया और आपका जो माइस है वो भी डेड हो गया। तो समहाउ ये कंक्लूड किया गया कि दोनों के लिए जो वाइटल है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड और उसके लिविंग रहने के लिए भी oxygen is required, so that gas is not there, so they both, like candle got extinguished and mice got dead, right? तो ये हो गया। तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने वहां पे मेन प्लांट लगा दिया, उसी बेल जार के अंदर एक छोटा प्लांट का पॉट रख दिया, और फिर इसको इन्होंने उसी में वो तीनों चीजें रख दी। तो इन्होंने पाया कि कैंडल भी जल रहा है और माइस भी जल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं से आया कि आपके जो प्लांट हैं वो उस वाइटल गैस को रिलीज कर रहे हैं, या प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑक्सीजन। जब हमने माइस रखा था तो माइस वाज नॉट रिलीजिंग ऑक्सीजन, इट वाज यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो दैट इज लाइक रिलीज बाय प्लांट्स, जो इनके लिए जरूरी था ऑक्सीजन, इसकी बर्निंग के लिए चाहिए, इसके सर्वाइवल के लिए चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों जो गैस रिलीज कर रहे थे, दैट वाज CO2, that was CO2 is required, so that was getting utilized by plant only। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ कि आपका ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस, या ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, is, या oxygen is released by plant, is concluded into this experiment। Then we went for Jan Egenhaus experiment, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि आपका एक एक्वाटिक या सबमर्ज, वो प्लांट जो कि पानी में पूरी तरह से डूबा रहता है, उस प्लांट को लिया था। एंड दैट एक्वाटिक प्लांट ओवर हियर वाज, आप कह सकते हैं हाइड्रेला, ठीक है। कौन सा प्लांट है ये, हाइड्रेला है। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें ये दिखाने की कोशिश की कि देखो आपका वहां पे पहले वाले में लाइट और ग्रीन प्लांट दोनों का एक दूसरे के प्रति वो जो भी कंट्रीब्यूशन है वो जस्टिफाई हुआ था, दूसरे में CO2 हुआ था, तीसरे में ऑक्सीजन की सिग्निफिकेंस डिस्कस हुई थी। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्लांट है एक्वाटिक प्लांट है, इसको एक तरह से इन्होंने एक बीकर में रखा, बड़े से ग्लास बीकर में रखा। उस ग्लास बीकर के अंदर देखें एक कॉनिकल फ्लास्क पड़ा है और उसके ऊपर एक जैसे टेस्ट ट्यूब जैसी भी ये रखी रह रही थी। तो उसमें हो ये रहा था कि जब इस प्लांट को ये डार्क में रख रहे थे तो पानी इज देयर, पानी में डिसॉल्व CO2 भी होगा, एंड प्लांट इज ग्रीन। तो क्लोरोफिल है, वाटर है एंड डिसॉल्व्ड CO2 है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहा होगा, वो भी विद द टाइम जो भी है यूटिलाइज हो गया होगा या जो भी है। तो इतनी चीजें थी, बट उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है वो वैसा ही है, मतलब यहाँ पे अभी स्टार्च आयोडीन टेस्ट नहीं हुआ था। बस इन्होंने कहा कि जब हम उसे डार्क में रख रहे थे तो वो ऐसा ही दिख रहा था, मतलब कुछ खास उसमें वो चेंज नहीं लग रहा था। लेकिन जब उसे सनलाइट में रखते थे तो वो देखते थे कि उस प्लांट के सराउंडिंग में क्या बन रहे थे, बबल्स बन रहे थे, ड्रॉप डॉट 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 में जैसे बबल्स बन रहे थे। और साथ ही साथ ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हो रही थी, gradually he recovered or he checked for it, तो it was oxygen। तो इस एक्सपेरिमेंट में he just clarified कि until unless sunlight is not there तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, और अगर फोटोसिंथेसिस होगी तभी ऑक्सीजन रिलीज होगी, और वो ऑक्सीजन गैस ही है
जो कि इस प्लांट के लीफ के अराउंड अराउंड क्या बना रही है, बबल्स बना रही है, ठीक है। इनके स्टोमेटल पोर से ऑक्सीजन निकल रही थी और वही ऑक्सीजन ऐसे बबल के फॉर्म में सराउंड हो रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बस यही पता लगा कि आपके जो ग्रीन प्लांट्स हैं, they are releasing oxygen only when photosynthesis is going on, and this photosynthesis is going on in presence of sunlight on. फिर हम आते हैं आपका एक और एक्सपेरिमेंट, जैसे इसमें मतलब इन्होंने जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस होती है तो टेक्निकली बनता क्या है। तो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंटल ब्रीफिंग नहीं दी गई है, बस इतना बताया गया है कि इन्होंने जस्टिफाई किया था कि ग्लूकोज बनता है व्हेन फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। फिर यही ग्लूकोज, जैसे बीटा डी ग्लूकोज होता है, उसका चेन इज स्टार्च, है ना, तो वो मोनोमेरिक यूनिट होता है। तो यही ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च, ठीक है। और इसी के साथ 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 वही ग्रीन पार्ट में है, ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये सारी बातें यहाँ पे जस्टिफाई हुई। फिर आता है ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इस इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे मिस्टर इंगलमैन, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिया था, इन्होंने एक एल्गी ली थी, दैट वाज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी मतलब इट इज हैविंग क्लोरोफिल प्रेजेंट इनटू इट, ठीक है, वाटर में था, ठीक है। तो वाटर वाज देयर, आपका वाटर में डिसॉल्व CO2 भी होगा। अब यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें तो ली, बट इन्होंने यहाँ पे लाइट के सोर्स के लिए एक प्रिज्म यूज किया, कि इन्होंने ये श्योर करा कि जब जिस भी जार में आपका ये एल्गी पड़ा हुआ है, ये एल्गी ग्रो कर रहा है, तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, वो लाइट थ्रू प्रिज्म पास हो रही है। एंड व्हेन इट इज पासिंग थ्रू प्रिज्म, तो दैट लाइट इज गेटिंग डिस्पर्स। और जब वो लाइट डिस्पर्स हो रही है तो आपका डिस्पर्जन से लाइट जो है अपने डिफरेंट वेवलेंथ में ब्रेक होती है, तो यू गेट विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपको ये 7 कलर्स मिलते हैं। तो इन्होंने एक बार उसको देखा, और इन्होंने वहां पे एक और चीज आपको बताई कि वो जो जार था या वो जो भी टैंक था जिसमें ये एल्गी ग्रो कर रहा था, उसमें उन्होंने एक बैक्टीरिया भी डाल रखा था, एंड दैट बैक्टीरिया वाज एरोबिक बैक्टीरिया। यानी वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। एनारोबिक होता है वो ऐसा बॉटम में सेटल हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बट जो एरोबिक होते हैं या तो वो सरफेस पे आते हैं क्योंकि एयर होती है, या फिर वो एक एजिटेटेड वाटर हो वहां के पास हो, या जहां ऑक्सीजन होगा वो वहीं एक्यूमुलेट करते हैं। तो जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने पाया कि भाई क्लैडोफेरा, चलो फोटो सारी चीजें मिल रही हैं, लाइट पड़ रहा है, आपका CO2 भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन कलर भी अवेलेबल है। उन्होंने मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा था, बट उन्होंने पाया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो सबसे ज्यादा 2 रीजन में एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्राइमरली रेड एंड ब्लू, ठीक है। आपका एरोबिक बैक्टीरिया का इन्होंने जैसे पाइल बना दिया यहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि ये वाला रीजन देखें और ये वाला रीजन देखें, यहाँ पे सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड है। और एरोबिक बैक्टीरिया जहां पे होगा दैट मींस इट इज हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीजन। और ये एरोबिक बैक्टीरिया सबसे कम कौन से रीजन में पाए जा रहे थे, जहां पे ग्रीन लाइट थी। तो दे वर प्रेजेंट मोर इन ब्लू रीजन एंड रेड रीजन, बट लीस्ट इन green region. Now this discovery was a surprise, क्योंकि normally हम हमेशा क्या करते थे, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन कलर को ही फोटोसिंथेसिस से रिलेट करते थे। तो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि जो ग्रीन रेडिएशन है हम वहां पे फोटोसिंथेसिस रेट सबसे हाई होगा, दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट दिस was totally different from our expectation। और इसको भी immediately justify किया गया कि आप जो कलर देखते हैं that radiation is not absorbed, जो रेडिएशन हम नहीं देख पाते हैं that is one which is absorbed। तो लाइट का रेड वाला रेंज एंड ब्लू रेंज इज गेटिंग absorbed, so that is doing photosynthesis, और उसके वजह से ऑक्सीजन जो है उन 2 रीजन्स में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और जहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां एरोबिक बैक्टीरिया है।
ग्रीन कलर जो लाइट का है, दिस इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, इसीलिए आपको प्लांट्स ग्रीन दिख रहे हैं। और वो रेडिएशन क्योंकि नहीं यूज हो रहा है, तो उस रेडिएशन में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं। इफ नो फोटोसिंथेसिस देन नो ऑक्सीजन, देन नो एक्यूमुलेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तो इस एक्सपेरिमेंट के साथ बस ये जस्टिफाई किया गया कि यहाँ पे दो एस्पेक्ट डिस्कस किए गए थे। वन वाज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अनदर वन वाज एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जिस रेडिएशन में आपका जो है लाइट एब्जॉर्ब होता है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस उसी रेडिएशन में होता है, उसी में काम होता है, एक्शन होता है। और जो आपका एब्जॉर्ब नहीं होता है, वहां पे नो एक्शन, नो फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस। तो एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट ने कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस किया था। और उससे पहले आप ये भी वो कर सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, व्हाइट लाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम है ना आपका। इसके रेड के बियॉन्ड इज इंफ्रारेड, ब्लू के उधर इज अल्ट्रा वायलेट, राइट। ये वाला डिस्कस किया था जिसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट हाइड्रोजन डोनर, नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट में अब जैसे यहां तक अगर हम आए हैं, तो यहां तक टेक्निकली हमने हर एक चीज का सिग्निफिकेंस मतलब आपको जस्टिफाई कर दिया कि ग्लूकोज बनता है, CO2 इज इम्पोर्टेंट, सनलाइट इज इम्पोर्टेंट, ग्रीन कलर इज इम्पोर्टेंट, या जो भी है वाटर वगैरह सब कुछ, वाटर के बिना तो कोई भी नहीं सर्वाइव करता, दैट इज इम्पोर्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, दैट ऑक्सीजन, अगर हम ऐसे देखें तो कहीं ना कहीं से हमें लगता है ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट एज्यूम करते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो CO2 है, ये CO2 से ही ऑक्सीजन रिलीज होता होगा। ऐसा एक आपके दिमाग में ऐसा रिफ्लेक्ट करता होगा, भाई जो H2O है उसका H2O, और इधर CO2 का C लेके जो है आपका ग्लूकोज बन जाता होगा, क्योंकि वहां हाइड्रोजन भी है, वहां ऑक्सीजन भी है। आप कार्बन भी लेते आइए तो आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और जो ऑक्सीजन है, ये C जो है ग्लूकोज बनने में चला जाएगा, तो जो बचता है दैट इज ऑक्सीजन। और आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो किससे मिल रही है, CO2 से। ऐसा हम हाइपोथेसिस रखते थे, या ऐसा हम एज्यूम करके चलते थे, एक प्री एजम्पशन हमारा कुछ ऐसा ही था। बट इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये जस्टिफाई किया गया कि आपका जो ग्लूकोज है, उसको जो प्रोटॉन है, उसको जो कार्बन है, उसको जो ऑक्सीजन है, वो किससे मिलता है, और आपका जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किससे होता है। तो इन्होंने बताया कि जो हमेशा आपको फ्री ऑक्सीजन मिलती है, एयर में मिलती है, that oxygen is actually coming from water rather than you say it is coming from CO2। और वो कैसे जस्टिफाई किया गया वो आप यहाँ पे देखें। इन्होंने बताया फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि नॉर्मली आप जब वो एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो आप उसमें CO2 मार्क किए, H2O मार्क करें, सनलाइट, यहाँ पे मैक्सिमम आप क्लोरोफिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप ये ग्लूकोज वाला हो गया और ऑक्सीजन हो गया टेक्निकली। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि ये जो देखो CH2O, H2O एज इफ लग रहा है ना जैसे हाइड्रोजन के डबल वो है ऑक्सीजन, तो 6 उधर से कार्बन आ गए, इसी H2O का आपका 6 ऑक्सीजन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं से ये जो है बताता है कि दिस इज कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये मान के चलते थे कि आपका जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन कहां से आ रहा है, CO2 से आ रहा है, बाकी जो H2O है दैट इज इंक्लूडेड देयर। तो आपका H2O इज पार्टिसिपेटिंग इन ग्लूकोज फॉर्मेशन रादर देन रिलीजिंग ऑक्सीजन। बट ये बात हमारी एक सिरे से खारिज हो गई। कैसे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरा बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया का नाम था ग्रीन या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कह लें, या ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कह लें। ये जो है बैक्टीरिया क्या करता था, ये भी ऑटोट्रॉफिक था। क्या था,
ऑटोट्रॉफिक था, लेकिन ये एक तरह से आप कह लें कीमो ऑटोट्रॉफिक था। क्या था? कीमो ऑटोट्रॉफिक था। इस बैक्टीरिया की ब्यूटी ये थी कि ये वाटर की जगह H2S यूज करता था। हाँ, तो हम जब उसमें पढ़ते हैं ना, ऑटोट्रॉफ्स पढ़ते हैं, तो हम दो कैटेगरी पढ़ते हैं। एक हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स पढ़ते हैं। एल्गी नहीं है ये, बैक्टीरिया। कहाँ? वो नॉस्टॉक है ना, बना था। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये भी ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में, यानी अपना फूड बना सकते हैं। बस यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि यहाँ पे वाटर की जगह वो क्या यूज कर रहे थे? H2S। तो जब वो वाटर की जगह H2S यूज कर रहे थे, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, पर्पल ग्रीन है तो ग्रीन कलर इज ऑल्सो सल्फर, वही तो बता रहे हैं। H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर में कहा? कभी नाले से गुजरती हो तो एक अच्छी सी सेंट वाली खुशबू आती है, सड़ी सी। केमिस्ट्री में तुम लोग को प्रैक्टिकल कराना शुरू नहीं किया क्या? या तुम्हारे सीनियर्स जब कैंपस में एक एकदम ऐसे सड़े नाले की या सड़े अंडे की महक पूरे कैंपस में गूंजती है ना, वो एक ऐसा आपके सीनियर्स एक ऐसा कुछ फ्लास्क रखा होता है कांच का, उसके ऊपर ऐसा एक और जार होता है या जो भी सिस्टम होता है, और यहाँ से एक ट्यूब निकल रही होती है, ये ट्यूब का नोजल बंद होता है। तो ये जो ट्यूब है ना, अगर ये गलती से खुल जाती है, तो जैसे वो कोई काला नमक खा के और बहुत गंदी सी गैस पास करे और बहुत ही सड़ी सी स्मेल आए, वो गंदी सी स्मेल जब भी हम, हमारे यहाँ क्या था कि हमारे लेक्चर हॉल्स उस एरिया में थे, जैसे ऊपर बायो लैब है, नीचे केमिस्ट्री लैब है, साइड में फिजिक्स सिविक्स। सीबीएसई बोर्ड में तो काफी बड़े और शानदार लैब होते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा प्रेमाइस था। तो मेरा, हम लोग का जो लेक्चर हॉल था उसके बगल केमिस्ट्री लैब पड़ती थी। तो मतलब 9th ऑनवर्ड्स हम लोग लेक्चर हॉल वाले एरिया में पढ़ते थे, मतलब ये बच्चों को बड़ी उन क्लासेस में, सेस वाले क्लास में पढ़ाया जाता था। तो पहले हम सोचते थे कि यार ये कोई नाली के पास है या क्या है, मतलब यहाँ पे पता नहीं ये भैया लोग क्या रख देते हैं, बहुत गंद आती है, बहुत, हम लोग ऐसे कहते थे। सीनियर्स ने पूरा मतलब एनवायरमेंट पोल्यूट कर रखा है। फिर हम भी 11th-12th में गए और हमारा भी एक्सपोजर इस गैस से हुआ था, तो वहां रिएक्ट करा के आप H2S रिलीज करते हैं, और ये गैस आपके सॉल्ट, कैटायंस और एनायंस की जो एनालिसिस होती है, अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस, आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंट में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट होता है कि आप इसके पास जाते हैं, इसकी नोजल खोलते हैं और H2S उसमें डाल, सूंघते नहीं है, H2S। वो ऑलरेडी इतना सुगंधित है कि वो आपको सूंघने की जरूरत नहीं है, वो गंदी वाली स्मेल। वो जो आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक जगह आपका H2S से भी वो करते हैं। तो वो जो H2S इज अ गैस, ठीक है, तो ये पोल्यूटेड वाटर या कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर या कहीं ना कहीं कुछ सड़ता गलता रहता है, तो दिस इज वन बाई प्रोडक्ट, आपको आराम से मिल जाएगा, रिलीज होता रहता है, कहीं भी चीजें सड़ती गलती रहती है। तो दिस H2S, भाई आपके जो बैक्टीरिया हैं दे आर इन अ वे डिकम्पोजर्स या स्कैवेंजर्स भी, वो एनवायरनमेंट क्लीन भी करते हैं, तो उनके पास ये इंग्रेडिएंट है, वो उसको फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे ओके तो आपका वैन नील हु डिड दिस एक्सपेरिमेंट, तो वैन नील ने किया था, तो इन्होंने किस पे किया? पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे किया, और इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस विच इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, इसमें जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो सोर्स है, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो भी आपका ग्लूकोज वगैरह बन रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन का सोर्स एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, और जो हाइड्रोजन का सोर्स है भी
और वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन हम ले लेंगे। किसी में हाइड्रोजन ऐड होता है तो इट इज रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इट इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो इट इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो इट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हुआ दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ दैट इज रिडक्शन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडाइज मतलब वो हाइड्रोजन डोनर है, मतलब उससे हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। ठीक है, और वो हाइड्रोजन कहीं यूटिलाइज होगा, तो जब हाइड्रोजन वहां से निकलेगा तो वो अपना हाइड्रोजन किसी को दे सकता है। तो इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो CO2 विल रिड्यूस, हाइड्रोजन का ऐड होना इज रिडक्शन। और हमने कहा कि ये जो हाइड्रोजन आया ये किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आया, यानी उससे आराम से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की। तो यहाँ पे इन्होंने बस आपको क्या दिखाया, आपको रिएक्शन दिखाया। रिएक्शन में इन्होंने ये जो H2A है इसे आप अभी H2S कर लेंगे तो भी आपको कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन का सोर्स या वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या रखा वाटर की जगह, H2S रखा। CO2 इज देयर, लाइट इज देयर, ग्रीन है तो क्लोरोफिल भी है। फिर इसका जब इन्होंने रिएक्शन देखा तो इसमें देखा कि वाटर तो रिलीज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी बन रहा है, CO2 में C और O2 मतलब ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो CO2 गॉट रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, तो इन्होंने देखा ग्लूकोज भी बन गया, वाटर भी बन गया, बट आपका यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या हुआ था, सल्फर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सबसे पहले पता लगा कि ऑक्सीजन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वाटर है। क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, H2O नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिला है। CO2 है तो आपका कार्बोहाइड्रेट बना, यानी CO2 का ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट, but H2O का ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग ऑक्सीजन। तो आपको जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मिलता है, somehow this oxygen is coming from splitting of water, or you can say this oxygen is the source of that oxygen is water molecule। इस एक्सपेरिमेंट से बस यही जस्टिफाई किया गया था। इन्होंने कहा वाटर की जगह दूसरा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड या H2S कर देंगे तब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीजें जैसे फोटोसिंथेसिस में होती हैं वो होंगी। तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर डाइऑक्साइड, अरे सल्फर मॉलिक्यूल आपका बाई प्रोडक्ट होगा बट ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ हुआ था। आप अगर मैं इन शॉर्ट इन सब के नाम पूछूं किसने क्या क्या बताया था तो आप बता पाएंगे? देखो पहले दो में तो कोई साइंटिस्ट नहीं था, फिर ऑक्सीजन के वाले में जोसेफ प्रेस्ले थे। ठीक है, फिर जो जैन इंगेन हाउसेस थे उन्होंने क्या बताया था, हाइड्रोला वाला किया था उन्होंने। इंगलमैन ने वो लाइट स्पेक्ट्रम वाला किया था। फिर उसके बाद आपके एक और थे, वैन नील ने तो ये वाला करा था। एक और थे जिन्होंने ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है वो बताया था। इट वॉज सम सैक्स जो भी थे, जे सैक्स कौन थे, इंगलमैन से पहले ही वॉज जूलियस वॉन सैक्स। ठीक है, जे सैक्स जो भी कह लें। तुम लोगों को अलग ही सुनाई दे रहा है बहन। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में बस वही बात इन्होंने जस्टिफाई की है
जो हमने डिस्कस किया था कि इसको इसको बार बार ये वाला एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है, सीबीएसई में पूछा जा सकता है या नीट में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, इसलिए इस पे जरूर फोकस करें। तो इन्होंने कहा कि प्लांट में जो है H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज, जब उससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, H2O से हाइड्रोजन निकला, CO2 के साथ जुड़ा, उसको रिड्यूस किया, कार्बोहाइड्रेट बनाया और ऑक्सीडाइज होके क्या बनाया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन रिमूव हुआ सो इट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सीजन। पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, H2S यूज कर रहा है रादर देन H2O एज हाइड्रोजन डोनर। सो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट H2O वाले में O2 था, यहाँ पे क्या होगा, सल्फर या सल्फेट होगा, नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। सो ही इन्फर्ड, ही कंक्लूडेड दैट कि जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम CO2। और इसके अलावा कुछ रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स भी प्रैक्टिस हुए थे, जिसमें रेडियो आइसो मतलब आपने क्या करा, ऑक्सीजन को लेबल कर दिया है ना, किसी रेडियो, आपने CO2 के ऑक्सीजन को एक दूसरे मतलब नॉन रेडियो एक्टिव रखा, और मान लीजिए आपने वाटर के ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव कर दिया या रेडियो आइसोटोप से टैग कर दिया। तो उन्होंने पाया कि जो ऑक्सीजन एयर में रिलीज हुई वो रेडियो लेबल थी या रेडियो आइसोटोप से लेबल थी, तो कहीं ना कहीं से वो वाटर से आई थी, और जो भी आपका ग्लूकोज बनने में हुई थी दैट वाज नॉट रेडियो लेबल, दैट वाज नॉट शोइंग रेडियो एक्टिविटी। तो यानी ये ऑक्सीजन किससे आई थी, CO2 से आई थी। तो उन रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से भी ये कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन आती है दैट इज कमिंग फ्रॉम वाटर ओनली। और ये जो है आपका क्या है, दिस इज आपको फोटोसिंथेसिस का जो एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। पहले आप ये देखें कि ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कई लोग अभी भी मैंने अक्लमंद देखा है जो सिक्स CO2 6 H2O लेके चलते हैं। तो यू हैव टू नो 6 CO2 12 H2O, ये आपको बैलेंस करके देखेंगे तो C6 और 6 इंटू 2 है ना, तो 12। ठीक है, और आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो अब जैसे आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि मैम, अरे मैं बता रही हूँ, मुझे बता दो। ठीक है, अभी इस पे फोकस करो। तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन हो गया। आप बोलोगे मैम 6 ऑक्सीजन और है, वो वाटर में गया, वाटर के पास भी क्या है, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया, 12 H2O है, तो 12 आपका ऑक्सीजन है और क्या है, 24 हाइड्रोजन है। तो उसमें से 12, अरे 12 इंटू 2, तो 12 यहाँ पे आ गए और 6 H2, 12 हाइड्रोजन हो गए, सारा ऑक्सीजन यूज हो गया। और आपके 12 6 इंटू 2, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है। ये 12 ऑक्सीजन किससे आ रहे हैं, आपके वाटर से। ये रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक और वैन नील के एक्सपेरिमेंट के द्वारा जस्टिफाई हो चुका है। तो यहां तक सिर्फ आपका फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, या ये जो हम रिएक्शन जूनियर क्लासेस से चाहे लिटरेचर में या जैसे पढ़ते आ रहे हैं, उस रिएक्शन तक हम कैसे पहुंचे, या ये बात हमने कैसे कंक्लूड की कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है और क्या क्या चीजें हैं, वो बेसिकली इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू क्या हुई थी, जस्टिफाई हुई थी। फिर अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। यहां तक बात हुई कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस में टेक्निकली क्या क्या चीजें होती हैं। अब जो है इन्होंने बात करना शुरू करा कि चलो आपने ये समझ लिया कि हमने कैसे कहा कि फोटोसिंथेसिस में ये चीजें इन्वॉल्व है और ऐसे ऐसे रिएक्शन होता है, इसके बारे में बात हो गई। ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट में इसका कंडक्शन कैसे हो रहा है, अब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है,
और फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में ये सिंथेसिस हो रही है। तो लाइट को ट्रैप करने के लिए जो सबसे क्रूशियल चीज है दैट इज पिगमेंट, और उन पिगमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्लांट में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं दे आर प्लास्टिड, और जो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट आएगा आएगा। तो एक बार इस क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को हम रिकलेक्ट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो आपका हो गया, आई और अब मैं आ जाऊं, ठीक है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इट इज स्पेशल स्ट्रक्चर, तो इट इज डबल मेम्ब्रेन, इट इज डबल मेम्ब्रेन, वीआईपी स्ट्रक्चर है, तो ये डबल मेम्ब्रेन है। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर का एटमॉस्फेयर देखा जाए तो ये जो बीच का मैट्रिक्स या स्पेस है, उस मैट्रिक्स या स्पेस को आप क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। फिर इस मैट्रिक्स या स्पेस के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है। वो मेम्ब्रेनस सिस्टम की जो यूनिट है दैट यूनिट इज थाइलाकॉइड। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस सैक्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उस एक सैक को आप क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड। उन थाइलाकॉइड का जो स्टैक होता है उस स्टैक को आप ग्रेनम, प्लूरल इज ग्रेना। फिर ये जितने भी स्टैक हैं दे आर इंटरकनेक्टेड बाय अनदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसे हम लैमेली बोलते हैं। पर ये लैमेली स्ट्रोमा को एक्सपोज होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। एंड व्हेन आई वाज टीचिंग यू क्लोरोप्लास्ट इन सेल चैप्टर 2, तो वहां पे मैं बार बार आपको इन स्ट्रक्चर्स को समझाते हुए कह रही थी कि जो लाइट रिएक्शन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन मेम्ब्रेनस थिंग, थाइलाकॉइड, ग्रेनम, लैमेली, और जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ हो रहा है, इस मैट्रिक्स में हो रहा है जिसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो अब यही पॉइंट्स पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यही बात वो जस्टिफाई कर रहे होंगे कि आपका फोटोसिंथेसिस इट इज टेकिंग प्लेस इन ग्रीन लीव्स, और जो भी ग्रीन पार्ट है, वाई ग्रीन पार्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वहां पे प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा सबसे अबेंडेंटली पाया कहा जाता है, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। नाउ व्हाट इज मेसोफिल टिश्यू, व्हाट इज मेसोफिल टिश्यू, कार्तिक? यस, लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है दैट इज क्लोरोप्लास्ट रिच, और आपका जो डाइकॉट लीफ है उसमें पैलिसेड वाला होता है और स्पंजी होता है, ठीक है। तो पैलिसेडिस जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और स्पंजी जहां एयर स्पेसेस होते हैं, बट दिस मेसोफिल टिश्यू इज वन विच इज रिच इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये वर्ड आप भूलिएगा नहीं कि मेसोफिल टिश्यू क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है, फिलिंग टिश्यू होता है लीव्स का, एंड इट इज रिच इन क्लोरोप्लास्ट, सो इट इज गुड विथ ट्रैपिंग लाइट। लीफ का वो पार्ट, अपर पार्ट इज मोर ग्रीन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि उसमें मेम्ब्रेनस सिस्टम है। मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन आ रहा है, ग्रेना, प्लूरल है, सिंगुलर इज ग्रेनम, स्ट्रोमा लैमेली, और आपका यहाँ पे जो है फ्लूइड, इन्होंने इट इज जस्ट की जो फ्लूइड स्ट्रोमा नहीं, इट इज जस्ट की आपका जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है वो। फिर इन्होंने बोला कि हर ग्रेनम में क्या है, आपका सैक्स प्रेजेंट है जिन्हें आप थाइलाकॉइड बोल रहे हैं, और उन ये जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं ये सारे मेम्ब्रेन में आपका ग्रीन पिगमेंट क्या है, प्रेजेंट है। लाइट को ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है, यही मेम्ब्रेनस सिस्टम कर रहा है। स्ट्रोमा ग्रीन मतलब आप कह लें कि कुछ ना कुछ वो बन रहा होगा तो वो लाइट ग्रीनिश होगा, बट जो प्राइमरी पिगमेंट है लाइट ग्रीनिश होगा, बट जो प्राइमरी फंक्शन है भाई, जैसे एक होता है ना कि मतलब जैसे किसी अगर पानी में कोई चीज रख दी जाए हरी हरी, तो पानी का रिफ्लेक्शन भी तुम्हें कैसा लगेगा, ग्रीन। उसमें 10 तुम ग्रीन चीजें रख दोगे तो पानी भी तुम्हें कुछ उस रिफ्लेक्शन की वजह से कैसा दिखेगा, वो ग्रीन ग्रीन सा दिखेगा।
बट वो ग्रीन चीजें कंटेन्ड कहाँ है, वो ग्रीन चीजें कंटेन्ड मेम्ब्रेन में ही, उनके रिफ्लेक्शन से बाकी चीजें ग्रीन दिख रही हैं, बट बेसिकली दैट पिगमेंट इज कंटेन्ड इनटू मेम्ब्रेनस सिस्टम ओनली। ठीक है, हाँ नोट्स लिखेंगे, डोंट वरी। हम पहले ये यहाँ तक लाइक अभी कोई रिएक्शन नहीं है, इट इज जस्ट अ लिटरेचर, तो वो करके फिर हम करते हैं। ठीक है, फिर दे हैव टॉक्ड अबाउट कि आपका जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मेम्ब्रेन सिस्टम दैट इज थाइलाकोइड, ग्रेनम एंड स्ट्रोमा लैमेली, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, और ये लाइट एनर्जी ट्रैप करके ये क्या बना रहे हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो जो एटीपी है, एटीपी क्या है, सेल की करेंसी है, जहां भी सेल को एनर्जी चाहिए, काम करने का वो चाहिए, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय ATP. Now what is this NADPH? ये भी एक इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे आपके फादर अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो वो अर्न कर रहे हैं और सपोज उन्हें एट अ टाइम मान लो जस्ट वी आर जस्ट अज्यूमिंग 50,000 इन अ मंथ सैलरी मिल रही हो, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा कि जो 50,000 है, तो उन्हें पता है कि उनके परिवार का मान ले महीने भर का खर्चा इस 25,000, तो उन्होंने जो लिक्विड मनी है, जो कैश है, कि वो 25,000 जो है ऐसे फ्लो में रखते हैं, थोड़ा मम्मी को दे देते हैं, थोड़ा लॉकर में रख रहे हैं, और उसी से वो महीने भर का खर्चा चला रहे हैं। बट जो रेस्ट 25,000 है, इधर ही विल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, या फिर वो धीरे धीरे उनको एक्यूमुलेट म्यूचुअल फंड या इन तरह की चीजों में कर देंगे, उसको इन्वेस्ट कर देंगे, या लैंड में या गोल्ड में, मान लो जो भी आपका सेविंग है वो आप इन्वेस्ट कर देते हो। तो आपका जो आपके पास डायरेक्ट कैश होता है दैट इज एटीपी, ठीक है। लेकिन अगर आपने जैसे गोल्ड ले लिया, आपने स्टॉक्स ले लिया, तो आपको उनसे डायरेक्ट कैश नहीं मिलता है, आपको पहले गोल्ड को बेचना होता है ना, फिर उससे मेनी टाइम्स, जैसे जितना आपने खरीदा था उससे ज्यादा वैल्यू मिलती है, कभी कम नहीं मिलती, उससे लगभग ज्यादा ही वैल्यू मिलती है। लैंड लिया, उससे ज्यादा ही वैल्यू मिलती है। स्टॉक्स में अनटिल अनलेस लॉस ना हो, आप सही टाइम पे बेचेंगे तो उसमें भी आपको क्या मिलते हैं, ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो जो NADPH है, जब वो टूटता है, इट इज ऑल्सो वन स्टॉक टाइप का एनर्जी का सोर्स, वो टूटता है तो एक NADPH मॉलिक्यूल से आपको 3 ATP मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 3 ATP। तो ये गोल्ड की तरह है, ठीक है, ये स्टॉक की तरह, इससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 एनर्जी के सोर्स, या इन्हें आप रिड्यूसिंग पावर भी कह लें, क्योंकि ये CO2 को कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो काम है, उसमें जो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी इन्हीं दोनों के द्वारा यूज हुई होती है। तो ये एसिमिलेटरी, दिन में हम क्या करते हैं, सिर्फ एनर्जी बटोरते हैं कि जिससे रात में चार्ज किया जा सके। जैसे आपका इमरजेंसी लाइट होता है, जब लाइट होता है तो आप उसे क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगा देते हैं, एंड व्हेन देयर इज पावर कट, तो वही लाइट आपको अंधेरे में देखने में काम आती है। तो सन जो है एक पीरियड में रहता है, तो दिन भर क्या करते हैं कि ये जो पिगमेंट्स हैं, ऑल दे डू इज दे हार्वेस्ट दैट सोलर एनर्जी, इस फॉर्म में हम सेव कर लेंगे, और शाम को व्हेन देयर इज नो लाइट अवेलेबल, तब भी हम मैनेज कर लें या कुछ काम कर लें, तो बायोसिंथेसिस या कार्बोहाइड्रेट बनने का काम शाम में ही किया जाता है, इसी एसिमिलेटरी पावर से। और ये एसिमिलेटरी पावर जो कि प्लांट यूज कर सके, दिस इज फॉर्म्ड बाय लाइट रिएक्शंस ओनली, ठीक है। तो ये आपका मेम्ब्रेनस सिस्टम इनको बनाता है, ठीक है। फिर आप स्ट्रोमा की बात करें, तो स्ट्रोमा में इन्होंने कहा कि वो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि CO2 को जो है शुगर बनाने में हेल्प करते हैं, इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने में लगते हैं, और लेटर ऑन यही शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होती है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन डे टाइम or broad daylight. When light is not available, then only this reaction is taking place, utilizing that energy from this assimilatory power. तो इसका मतलब इन्होंने यही बताया कि डार्क रिएक्शन हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डार्कनेस में हो रहे हैं, इट इज जस्ट
कि इस रिएक्शन को करने के लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं है। लाइट का जो काम था, जो भी चीजें बनानी थी, वो हमने दिन में बना ली है और इनसे ही हम ये रिएक्शन कर लेंगे। सनलाइट हो तो भी, सनलाइट नहीं हो, अगर हमारे पास ये अवेलेबल है तो हम बायोसिंथेसिस करते रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहेंगे। दिन में भी कन्वर्ट कर लेंगे और रात में भी अगर हमारे पास ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं तो भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ आपको जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत सिंपल सी बात आती है कि ओके, क्लोरोफिल है ना, वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, कुछ ग्रीन कलर का पिगमेंट है। पर इन्होंने कहा कि क्या क्लोरोफिल, आपने जब एल्गी पढ़ा तो आपने पढ़ा क्लोरोफिल इज ऑफ लाइक 4 टाइप्स, A, B, C, D। फिर आपने, और एल्गी भी क्या थे, प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी फोटो ऑटोट्रॉफिक थे। तो आपने बताया था कि रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन है, आपका ब्राउन एल्गी में ज़ेंथोफिल में टिपिकली फ्यूकोजेंथिन है। तो आपने बताया कि ये पिगमेंट्स भी हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस में क्या है, इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले एक सैंपलिंग करी। सैंपलिंग क्या करा, जितने भी तरीके के इनको जैसे सराउंडिंग में लीव्स मिल रहे हैं, आपको ग्रीन लीफ मिल रहा है, येलो लीफ मिल रहा है, क्रोमैटोग्राफी ठीक है। तो आपने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, जैसे जो भी लीफ के जितने भी आपको लग रहा है इतने कलर की लीफ होती है, तो इन्होंने सारे पैटर्न ऑफ लीफ कलेक्ट किए, उन लीफ सैंपल्स को लिया, उनको अच्छे से क्रश किया। उसके लिए ये मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि आपने ग्रीन लीफ लिया और उससे हो जाएगा। सर ने तो आपको वो क्रश्ड सैंपल दिया होगा, हाँ, तो वही तो, उसमें लीफ कौन कौन सी यूज की थी, हर पिगमेंट का एक अमाउंट होना चाहिए। अगर वो पिगमेंट डाइल्यूट कंसेंट्रेशन में होगा तो भी सेपरेशन अच्छे से नहीं होगा, और आपने अच्छे से सैंपल ड्रॉप नहीं किया होगा तो भी ये सेपरेशन अच्छे से नहीं होता है क्रोमैटोग्राफी पेपर पे। नहीं तो वो किसी का रिजल्ट आ रहा था, किसी के पैटर्न किसी के नहीं आया ना, तो मतलब सर ने सिर्फ ग्रीन लीव्स यूज किए हैं। तो जब बाकी पिगमेंट ही उसमें नहीं है तो वो कहाँ से वो करेंगे, ग्रीन कलर का एक ही लाइन वो होगा, तो तुम्हें सिर्फ एक ग्रीन मतलब वेवलेंथ मिलेगी, बट बाकी सेपरेशन, अरे कुछ तो मूव करेगा। नहीं नहीं, क्रोमैटोग्राफी होती है। इवन यहाँ पे टीचिंग सर की लैब में कई बच्चे थे, वो लोग कुछ कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करते थे, प्लांट सॉल्युबल जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्सट्रैक्शन में थे, तो वो लोग यही करते थे, बहुत सारी लीफ को एक्सट्रैक्ट करते थे और वो कुछ सिलिका बेस, एक ग्लास प्लेट पे वो ऐसा सिलिका डिपॉजिट कर देते थे और एक जगह थोड़ा सा कैपिलरी ट्यूब से ये जो भी उनका लिक्विड होता था वो डालते थे और बहुत अच्छे क्रोमैटोग्राफी पैटर्न्स आते थे। तो हो जाएगा, बट देन यू नीड टू, ऑप्टिमम अमाउंट में आपके पास ये सारे कलर्स होने चाहिए, आपके पास ये लीफ होनी चाहिए। जब एक ही कलर का पिगमेंट होगा तो वो ट्रैवल करेगा कैपिलरी पेपर में, तो वो ब्लॉटिंग एक्शन से तो थोड़ा तो, कभी तुम पानी भी किसी चीज पे डालो, पानी का ड्रॉप डालो तो वो भी थोड़ा सा स्प्रेड होता है, थोड़ी देर बाद सूखोगे तो सूखता है, तो पानी का भी ऐसा स्कार होता है ना कि यहाँ तक ट्रेवल किया, पेपर को, ब्लॉटिंग पेपर को यहाँ तक भिगोया, इतना तो करता ही है ना। तो अगर उसमें कोई पिगमेंट होगा तो डिफरेंट पिगमेंट का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से उनकी स्पीड स्लो या फास्ट होती है। तो जैसे आपका जो सबसे तेजी से गया है, आप कह सकते हैं ये स्मॉलेस्ट पिगमेंट है जो कि फास्ट कैपिलरी एक्शन से आगे चला गया। क्लोरोफिल बी सबसे नीचे रह गया, यानी इसका स्ट्रक्चर सबसे हैवी है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ट्रैवल करने में टाइम लगा। तो कितना छोटा कितना बड़ा मॉलिक्यूल है उसके अकॉर्डिंग इनका ट्रैवल टाइम हुआ है, और उसके वजह से आपको ये वेवी पैटर्न मिला है। तो इन्होंने यही किया कि भाई लीफ इज प्राइमरी साइट जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अगर वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इन्होंने क्या करा, ऑल टाइप्स ऑफ लीव्स they have just collected, they have crushed them into a paste. Didi, I'll explain chromatography, wait, they'll crush them, all the leaves, they'll crush them into a thick paste, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर डाला, फिर वो जो उसका जैसे क्या बोले लुगदी है, जो भी मतलब जिसमें जैसे एसीटोन में सॉल्युबल है, किसमें है, तो किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पिगमेंट बेटर सॉल्युबल है,
तो उस पिगमेंट, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं रहेगा तो पिगमेंट सेटल हो जाएंगे ना, तो जिसमें जैसे वहां पे हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में बायोमोलिक्यूल वाला टेस्ट कर रहे थे ना, तो उसी तरह से अगर ये एसीटोन में सॉल्युबल है, कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है, उसके मतलब आपको ये पेस्ट बनाना है, तो उससे ये पिगमेंट उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, और जो फिल्टरेट होता है उस फिल्टरेट पे आप कैपिलरी ट्यूब डालेंगे। आपके पास ये क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उसमें आपका एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन के उसमें आप पूरा यही स्ट्रीक बना देते हैं, and then you keep it undisturbed, you leave it for a day or for certain hours, and then you may observe, हाँ आराम से भाई किसका कैसे है, कितना वो है कुछ। तो एक्चुअली 11th में आपको कोई और नहीं देखना है, अगर बोर्ड एग्जाम में देखेगा तो सारे से चिपकाने नहीं देंगे, देन इट इज नॉट हैविंग एनी रिजल्ट। यस, आपने भी किया है क्रोमेटोग्राफी वाला? एनीबडी रेज हैंड? वॉइस ब्रेकिंग। अब अभी आई एम सॉरी। सो इन्होंने क्या करा कि वो सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के लीफ क्यों लिए हैं, क्योंकि जितने कलरफुल होंगे उतना ही आपके पास पिगमेंट्स का मिक्सचर होगा, ठीक है। जो प्राइमरी ग्रीन कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। जो आपको येलोइश या येलो से ऑरेंज टुवर्ड्स रेड जो कुछ मिल रहा होगा दैट विल बी आपका कैरोटिनॉइड, है ना, येलो ऑरेंज रेड ऐसा। जो थोड़ा सा आपको ब्राउनिश डार्क कलर का मिल रहा होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ ज़ेंथोफिल्स। तो ये पिगमेंट का जितना अच्छा, जितना प्रॉपर प्रोपोर्शन में होगा, तो जब आप ये सैंपल, ये पूरा ये जैसे लाइन हमने खींची हुई है कैपिलरी ट्यूब से, आप उस सैंपल को धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ लोड करके छोड़ दिया फिर कर रहे, नहीं, आप जैसे जैसे लोड अगर यूनिफॉर्मली जल्दी से उस पे ले और इस पे धीरे धीरे फिर आते चले जाए, तो इस तरह से आपने पूरी स्ट्रीक बना दी एंड यू हैव केप्ट इट फॉर अ व्हाइल अनडिस्टर्ब। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन आपके पिगमेंट सेपरेट हुए हैं, नीचे क्लोरोफिल बी है, देन क्लोरोफिल ए है, देन ज़ेंथोफिल है एंड कैरोटीन है। क्लोरोफिल बी जैसे उसका नाम है तो वहां पे बी होना चाहिए, इट इज येलोइश ग्रीन। जो दूसरा वाला है दैट इज क्लोरोफिल ए इज ऑलिव ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन, और आपका ज़ेंथोफिल का तो पता है कि दैट इज क्लोज टू येलो या जो भी है, और कैरोटीन विच इज हैविंग ऑरेंज रेड का ब्लेंड, तो वो कैरोटिनॉइड्स। तो ये लीफ में इतने तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट का क्या सिग्निफिकेंस था कि मैम हम क्यों क्यों पता कर रहे हैं कि लीफ में कौन कौन से पिगमेंट, का मतलब ये है कि ये लाइट ट्रैपिंग सिस्टम है, ठीक है। जितने कलर के पिगमेंट होंगे उतनी रेडिएशंस या उतने कलर की जो भी आप लाइट जो है एब्जॉर्ब करेंगे। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये पिगमेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनमें कौन सा प्राइमरी है, हम तो मैम क्लोरोफिल पढ़ रहे हैं, तो कैरोटिनॉइड्स या ज़ेंथोफिल का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो जो हमारा प्राइमरी पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, ठीक है। जो लाइट को सबसे ज्यादा सनलाइट को ट्रैप करने का, या जो सनलाइट की जो भी वेवलेंथ है उनको सबसे ज्यादा जो प्लांट्स में एब्जॉर्ब करता है दैट इज क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए कैसा है, ब्लूइश ग्रीन इन कलर है। फिर इन्होंने कहा बाकी जो और पिगमेंट, हम 3 पिगमेंट और देख रहे हैं, क्लोरोफिल बी देख रहे हैं, ज़ेंथोफिल देख रहे हैं, कैरोटिनॉइड देख रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ये भी इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस करने में, बट ये प्राइमरीली इन्वॉल्व नहीं है, ये मेन पिगमेंट नहीं है, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। ये उसको क्या करेंगे, एसेस कर रहे हैं, उसको
हेल्प कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करने में, बट एक्चुअली में जो फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन कर रहा है या उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शन वगैरह कैरी ऑन कर रहा है, दैट इज क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे इन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है कि आपका क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स है। नाउ दे आर सेइंग कि एसेसरी पिगमेंट है, तो इनका क्या पर्पस है, एसेसरी पिगमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे आपको फंक्शन बता दिया कि ये क्या करेंगे, दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ। जैसे वो ब्लूइश ग्रीन है तो वो ब्लूइश ग्रीन छोड़ के बाकी सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा होगा। आपका जो कैरोटेनॉइड है उसका जो कलर है वो कलर छोड़ के बाकी सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो इन्होंने बस यही बताया कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट है, येलो वाला डिफरेंट पिगमेंट, ऑरेंज वाला डिफरेंट वेवलेंथ, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और वो जो एनर्जी सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी एनर्जी वो किसको भेज रहे हैं, क्लोरोफिल ए को। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से इन्होंने कहा कि 10 they are actually protecting chlorophyll A from photo oxidation। ठीक है, अब बात आती है कि ये फोटो ऑक्सीडेशन टेक्निकली है क्या। आप फोटो ऑक्सीडेशन से क्या समझते हैं, कहीं किसी ने कुछ पढ़ाया हो या आपने पढ़ा हो फोटो ऑक्सीडेशन? सनलाइट की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाती है क्लोरोफिल। वो तो होता ही है, मतलब ये जब भी सनलाइट पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। बट इस फोटो ऑक्सीडेशन से कहते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है वो डैमेज हो जाता है। हाउ? सी इस टेक्निकल कंपोजिशन चेंज हो जाता उनके है, केमिकल कंपोजिशन हाँ, उनका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। आपको फोटो ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल तरीके से समझना है, तो इसको समझे कि जैसे हम मान लेते हैं फॉर द टाइमिंग कि लाइक कार्तिक इज द ब्राइटेस्ट चाइल्ड इन द क्लास, ठीक है। तो जैसे आपका ये जो क्लास है, इस क्लास का जो मेन फोकस रहेगा, या कहीं ना कहीं से जब टीचर किसी भी कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उनका जो प्राइम फोकस होता है वो ब्राइट बच्चा होता है, ठीक है। तो ब्राइट बच्चा ब्राइट क्यों होता है, क्योंकि वो अपना जो भी है लेबर मतलब जस्टिफाई कर रहा होता है, अपने टाइम को स्मार्टली यूज कर रहा होता है, और जो भी पढ़ाई वढ़ाई है उसको फोकस होके कर रहा है, लाइक ही इज परफॉर्मिंग बेस्ट। अब मैंने क्या करा कि सपोज कोई इवेंट होने वाला है और मैंने कहा कि ही इज द ब्राइटेस्ट चाइल्ड, ठीक है, ये तो सब चीज में अच्छा करता है, तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है या कुछ असाइनमेंट है तो उसका मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर देती हूँ, कार्तिक को दे देती हूँ। तो कार्तिक ऑलरेडी क्लास में बेस्ट परफॉर्म करने के चक्कर में ओवरवर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत फोकस है, बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके कर रहा है। अब मैंने उसको ये प्रोजेक्ट भी दे दिया, तो उसके वजह से क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, चैलेंज होगी, क्योंकि उसका टाइम ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, आपने उसके ऊपर लोड डाल दिया। तो वो जो उसकी एफिशिएंसी है, हो सकता है जो वो पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इस वर्कलोड की वजह से वो मुझे मना नहीं कर पाया हो, बट इस वर्कलोड की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हमें ये तो पता लग गया कि भाई ये प्रोजेक्ट करना भी जरूरी है और बच्चों का पढ़ना भी जरूरी है। तो हमने क्या कर दिया, हमने एक जैसे टीम सेटअप कर दी। हमने कहा कि सी कार्तिक विल बी द वन हु इज कोऑर्डिनेटिंग मेनली, बट आप ये टास्क कर देना, आप ये वाला टास्क कर देना, आप ये टास्क कर देना। फाइनली उसको अलाइन करने का या उसको में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है वो चीज किसकी देख रेख में होगा, कार्तिक है। तो अब इससे क्या हो गया, जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो गया, मतलब थोड़ा सा आपको भी मिल गया, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी आ गई। तो इससे उसकी पढ़ाई या जो उसकी एफिशिएंसी है वो क्या हुई, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। तो व्हेनेवर लाइट इज फॉलिंग ऑन क्लोरोफिल ए, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो उसको छोड़ के जाते हैं, तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन, आप कह लें लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर वो लगातार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लोरोफिल ए का जो स्ट्रक्चर है या जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगा एंड इट वोंट बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दैट एफिशिएंटली, जो उसका पर्पस है। तो वो इंटैक्ट रहे, वो मेंटेन रहे, वो इस तरह से डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसको वर्कलोड को, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने क्या करा है, और एसेसरी पिगमेंट सिस्टम रखा है
एंड नेसेसरी पिगमेंट सिस्टम में कौन कौन आ रहे हैं? यहां तक बात समझ आ गई? कितने बजे होती है? अच्छा, 30 पे चालू करते हैं। सी आज हम ये जो जहां से हमारा लाइट रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है, तो लाइट रिएक्शन पे जंप करने से पहले थोड़ा सा ऐसा रट्टा रट्टा सा पार्ट है यहाँ पे। अभी कुछ बहुत मेहनत नहीं, हम पिगमेंट पे भी आ गए हैं, हमने एक्शन और एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, तो उन चीजों को हम कंक्लूड कर लेते हैं। थोड़ा सा 5-10 मिनट तो ऐसे बचे नहीं है लिखने के, हम थोड़ा सा फिलहाल ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये नए नहीं है, मतलब अभी जो तुमने पढ़ लिया है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आता है कि इन्होंने बात किया कि जो भी पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल, ठीक है। तो इन्होंने ज़ेंथोफिल उतना नहीं सिग्निफिकेंट है, येलो ऑरेंज रेड वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे कैरोटेनॉइड को ज्यादा मतलब ज्यादा मात्रा में ग्रीन पाया जाता है, फिर येलो वाला पाया जाता है, फिर वो डार्क वाले पाए जाते हैं। तो ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है दैट इज ग्रीन। फिर इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने ग्राफिकल वो तैयार किया है ना, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तैयार किया, और उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इन्होंने दो चीजें डिस्कस की। वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि लाइट की कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है पिगमेंट के द्वारा, और दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम, कि आपका पिगमेंट जो है कौन कौन सी वेवलेंथ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसका उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। और उसके बाद उन्हें पता लगा, जब वो ग्राफ प्लॉट किया तो उन्हें पाया कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू एंड रेड रीजन में हो रही है, और वो यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे इन्होंने बताया है एब्जॉर्प्शन आपको ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है एंड ऑरेंज कलर है। तो आपका जो ब्लू कलर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोरोफिल ए विच इज ब्लूइश ग्रीन, जो ग्रीन कलर है दैट इज क्लोरोफिल बी विच इज येलोइश ग्रीन, जो ऑरेंज वाला है कैरेट का कैरोटेनॉइड्स। फिर यहाँ पे इन्होंने नीचे है 400, 500, 600 एंड 700। 700 is your जी, दिस इज आपका इंफ्रारेड, अरे सॉरी दिस इज रेड रीजन। आपका 500 तो 600 ग्रीन येलो वाला रीजन मान लें, और 400 वाला इज योर ब्लू रीजन। फिर इन्होंने दिखाया कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा लाइट की किस रीजन में एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। कौन कौन सी रेडिएशन, कौन कौन सी लाइट की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है? ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, रेड एब्जॉर्ब हो रहा है, सबसे कम कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है? ग्रीन, बिकॉज इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक। ये वाला ग्राफ था कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। देखो कितना ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन कौन कौन सी वेवलेंथ? 400 वाली थोड़ी कम एब्जॉर्ब हुई, मान लीजिए आपका वायलेट थोड़ा कम एब्जॉर्ब हुआ, फिर इंडिगो थोड़ा और एब्जॉर्ब हुआ, ब्लू थोड़ा और ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ। जैसे मैंने ग्रीन वाला लिया तो 400 इज लाइक विब, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना। फिर येलो ग्रीन वाला 500 to 600 मान लो, और ग्रीन के बाद क्या आ जाता है? अरे मान लो ग्रीन, ग्रीन से आपका 600, तो येलो के बाद वाला ऑरेंज, रेड, तो ये वाला तुम्हारा रेड रीजन है। तो रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, और आपको अधिकतर लीफ या तो ग्रीन दिखती है या येलोइश ग्रीन दिखती है। तो जो दिख रहा है दैट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड, इसीलिए उसका पीक, उसका एब्जॉर्प्शन पीक क्या है? नीचे है। जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उतनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब हो गया वो कलर, जैसे ब्लैक है
वो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तुम्हें उसमें कोई कलर दिखता है? व्हाइट सारे रेडिएशन एमिट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें जिस कलर का दिखता है वो कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है। ये पता है? बस, ठीक है। फिर आया आपका सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ इज टॉकिंग अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये ग्राफ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी लाइट रेंज में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अगेन ब्लू वाला रीजन एंड आपका रेड वाला रीजन, तो ब्लू रीजन में भी हो रहा है और रेड रीजन में भी हो रहा है। डिक्लाइन कहाँ कर रहा है? ग्रीन वाले रीजन में। ठीक है, फिर इन्होंने वही चीज में यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, आपको एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आपका दोनों मिला दिया है। और किसके रिस्पेक्ट में मिला दिया है? जो आपका प्राइमरी पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। तो जैसे क्लोरोफिल ए मतलब उसने ये वाली थोड़ी कम एब्जॉर्ब करी, वायलेट वाली मान लो कम एब्जॉर्ब करी, आपका इंडिगो और ब्लू थोड़ी ज्यादा एब्जॉर्ब करी। ठीक है, तो जो ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करी तो वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। फिर उसके बाद आपका ब्लू के बाद ये डिक्लाइन कर गई। फिर इसने रेड एब्जॉर्ब करी अच्छी, रेड में भी आपका 680 वाला, जैसे 680 से 700 अभी आप देखेंगे तो मतलब 700 से जैसे पहले वाली रेंज में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज्यादा 680 वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है। तो उस पे जिसकी ज्यादा एब्जॉर्ब करी उस पे फोटोसिंथेसिस, तो जो वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है उसी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो रहा है। जो वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब हो रही है तो तुम्हें कोई एब्जॉर्प्शन पीक नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए वो पूरा फ्लैट आ गया है, जीरो के उधर आ गया है। तो जितना कम एब्जॉर्ब हुई उतना ही फोटोसिंथेसिस होने में क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। इमीडिएट या स्टीप डिक्लाइन इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारा वेवलेंथ उधर से गायब तो एकदम से सारे प्रोडक्ट गायब, वो वहां पे रहते, इसीलिए आपको स्टीप डिक्लाइन नहीं दिखाया है, मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाया। फिर जैसे लाइट मिलने लगी तो फिर से फोटोसिंथेसिस होने लगा। ठीक है, तो ये इस ग्राफ के द्वारा बस बताया गया है कि कौन सी वेवलेंथ में कौन सी लाइट मोर इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड रीजन, मिनिमम इन ग्रीन रीजन। हाँ, ग्राफ के हिसाब से तो वही चल रहा है। यही जो पिगमेंट है उनको लेके ही अब बस बात हो रही है कि आपका ये जो लाइट हार्वेस्ट करने का काम है, ये जो लाइट को बटोरने का, जैसे मैंने टीम डिसाइड करी ना कि कौन कौन काम करेगा, तो प्राइमरी रिएक्शन सेंटर, प्राइम कौन होगा? मैं किससे सबसे पहले बात करूंगी? मैं कार्तिक से, जो कि क्या होगा? कोऑर्डिनेटर होगा, है ना। कोई भी होता है ना, पहले रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगा फिर दूसरे कैंडिडेट पे आएगा ना। तो जैसे बड़ा बॉस होता है फिर दूसरा एचआर उसको पकड़ता है, ऐसे ऐसे पकड़ता है। तो उसी तरह से कि मैं सबसे पहले जैसे तो उसमें जैसे मैंने आप क्लब ऑर्गेनाइज, जैसे एक जर्नल क्लब होता है आपका, एक लिटरेचर क्लब होता है, तो वो किस तरह की चीजें अपडेट हो रही हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने 2 टीम्स बनाई हैं। ठीक है, 2 टीम बनाई है और मान लो एक टीम के पास प्राइमरी जॉब दे दिया, एक टीम के पास कोई दूसरा उसी चीज से रिलेटेड जॉब दे दिया। तो आपका जो पहला टीम है जिसका स्कोर कार्ड अच्छा है, ठीक है, टीम के मेंबर वही है, जैसे मेन कार्तिक होगा उसके साथ बाकी 3 लोग भी वही हैं, बट जो पहला वर्क है या जिसमें उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जिसमें उनका स्कोर कार्ड ज्यादा है, दैट इज फोटो सिस्टम 1। जैसे जो लाइट वाला सिस्टम मेनली 700 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, दैट इज फोटो सिस्टम 1। जैसे नंबर ज्यादा तो फर्स्ट रैंक। फोटो सिस्टम 2 इज, उसमें 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है, दैट इज फोटो सिस्टम 2। टेक्निकली आपको बताया जाता है कि हमने फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 नाम इस बेसिस पे दिया है कि कौन सा सिस्टम हमें पहले पता लगा था। तो हमें पहले 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला पता लगा था तो हमने उसे फोटो सिस्टम 1 कर दिया था। बाद में हमें 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला पता लगा था तो हमने फोटो सिस्टम 2 कर दिया था। उन्होंने तो ऑर्डर से किया था, जो भी किया था। मैं मान के चलती हूँ कि ज्यादा नंबर वाला फर्स्ट और कम नंबर वाला इज सेकेंड। ठीक है, तो ये जो फोटो सिस्टम है पहला, ये क्या है? तो फोटो सिस्टम आपका
उसमें क्या होगा, हर फोटो सिस्टम में आपका एक प्राइमरी रिएक्शन सेंटर होगा। जैसे इसका क्या होगा, जो मेन पिगमेंट होगा दैट विल बी क्लोरोफिल ए। ये क्या होगा, रिएक्शन सेंटर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जिससे एक्साइट होंगे और ऑक्सीडाइज होके जाएंगे, दैट विल बी क्लोरोफिल ए। जो प्रेशर आएगा किस पे आएगा, क्लोरोफिल ए पे। इसको हेल्प कौन कर रहा है, इसको जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो क्या है, एसेसरी है। तो जो एसेसरी पिगमेंट है, उन एसेसरी पिगमेंट को आपने LHC नाम दिया है। LHC इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मिलके क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को बटोरने का काम करते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 इज दैट सिस्टम जहां पे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और उसको एसेस कौन कर रहे हैं, वही पिगमेंट एसेस कर रहे हैं, बट प्राइमरी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की यहाँ पे क्या है, 700 नैनोमीटर। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही रहेगा, एसेसरी पिगमेंट्स LHC या एंटीना बनाएंगे। मतलब हम और एंटीना क्या करता है, और अट्रैक्ट करता है, मतलब आपको सिग्नल नहीं मिल रहा होगा तो उसको ड्रॉ करने में मदद करता है। तो जैसे क्लोरोफिल ए है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसको और हेल्प करने के लिए हम और लाइट बटोरेंगे और एनर्जी बटोरेंगे, दैट इज डन बाय एसेसरी पिगमेंट्स। और वो एसेसरी पिगमेंट्स के ग्रुप को आप LHC या एंटीने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो मेन वाला है जिससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होंगे या जो एक्साइट होगा और इलेक्ट्रॉन देगा, दैट मेन वाला क्लोरोफिल ए इज रिएक्शन सेंटर। तो ठीक है, ये आपके हो गए फोटो सिस्टम 1 एंड यस कार्तिक। LHC में क्लोरोफिल ए को कंसीडर नहीं करते। सी अगर हम LHC इज फॉर दैट एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, मतलब जो लाइट तो क्लोरोफिल ए भी हार्वेस्ट कर रहा है, बट एक्चुअली जो रिएक्शन हो रहा है वो क्लोरोफिल ए के साथ हो रहा है, तो उसे हम रिएक्शन सेंटर कंसीडर कर दे रहे हैं, और LHC को इंक्लूड करके इसको हम पूरा लाइट वाला सिस्टम मान ले रहे हैं। ठीक है, बस इतना हो रहा है। जब आप फोटो सिस्टम बोलते हैं तो आप क्लोरोफिल ए और LHC दोनों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब आप LHC बोलते हैं तो आप क्लोरोफिल ए को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसे रिएक्शन सेंटर मान लेते हैं, और LHC में आप एसेसरी पिगमेंट्स को काउंट करते हैं। ठीक है, अलग अलग, हाँ। तो जैसे जहां पे जो पिगमेंट होगा, मतलब जैसे मेन इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, जैसे आपके साथ क्लास में बाकी बच्चे भी हैं, लेकिन मैं किससे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरा फोकस आप रहेंगे कि मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी। ठीक है, बाकी लोग प्रेजेंट है, पहले मैं आपसे सोल्यूशन मांगूंगी, आपसे नहीं मिलेगा या आपने मुझे कहा कि इस एंगल पे नहीं हुआ, तब मैं दूसरे की बात करूंगी। उन लोगों ने आपको उस काम को करने में हेल्प किया है, बट दे आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल वंस। तो क्लोरोफिल ए इज रिस्पॉन्सिबल वन, सो इट इज रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और बाकी लोग जो इस काम में मदद किए हैं, कोऑर्डिनेट किए हैं, दे आर द एंटेना और LHC। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, ये आप लोग के लिए ज्यादा हो जाएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके नोट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और साथ में आपका लाइट रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। गुड डे। सॉरी, अच्छा, हाँ, ओके, जरूर जरूर। नमस्ते।